हेलो एवरीवन। बेटा आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 11th का जो आपके एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर दे रखा है न्यू एनसीईआरटी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट बेटे, तो स्टार्ट करते हैं कि ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर जो है इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बॉडी के कुछ जो है एनाटॉमिकल पोजीशंस पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन को क्या बोलते हैं, क्योंकि जब आप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी डिपार्टमेंट और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि हमारे जो ये आर्म्स है ना बेटे, तो इसमें मीडियल और लेटरल साइड क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम मीडियल और लेटरल साइड की बात करते हैं, क्योंकि जब कैडेवर होता है हमारे सामने तो उसको हमें एक स्पेसिफिक एंगुलेशन में अलाइन करना पड़ता है, तो उसमें जब हम मीडियल साइड की बात करते हैं तो जो वाइट पार्ट होता है हमारा, ये क्या है, ये मीडियल पार्ट है। तो अगर हम ऐसे करके दोनों हैंड्स को स्ट्रेट ऐसे करें तो ये जो हमारा थंब है ये लेटरल है। मीडियल का मतलब होता है बॉडी के सेंटर लाइन के जितना करीब कोई होगा तो टुवर्ड्स द मीडियल होता है, और अगर बॉडी के सेंट्रल लाइन से जितना दूर होगा तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम मीडियल लाइन, इसको लेटरल बोलते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है मीडियल और लेटरल लाइन क्या होती है। ऑलराइट, दूसरी बात क्या है कि आपको ये वेंट्रल साइड का पता होना चाहिए। ये क्या है, ये वेंट्रल साइड है। जो आपको विजिबल होता है आपके सामने वो क्या है, ये वेंट्रल साइड है। और वेंट्रल साइड में क्या है, यहाँ पे हार्ट है। अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो ये क्या चीज है, ये डॉर्सल पोजीशन होती है, और डॉर्सल पोजीशन में हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। ओके, अगर मैं एंटीरियर की बात करूं तो यहाँ पे क्लाविकल और नेक होता है, और पोस्टीरियर की बात करूं, लोअर पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे डायफ्राम है। और ये जो मैंने आपको पोजीशन बताई है ये थोरेसिक कैविटी है, जिसके अंदर लंग्स और क्या रहता है, हार्ट रहता है हमारा। ऑलराइट, तो ये तो बेसिक बातें हो गई। अब रिस्पायरेशन क्या होता है, तो अगर मैं रिस्पायरेशन की बात करूं तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, इनहेल और एक्सेल करते हैं। हम ब्रीदिंग के प्रोसेस में पढ़ते हैं, जो कि इस क्लास में आगे के फर्दर लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिस्पायरेशन में क्या है, इनहेल और एक्सेल है। ऑलराइट बेटे, ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये एम्फीबॉलिक पाथवे में आता है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें क्या होगी, कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिक स्टेज में भी रहता है, तो ये सारी चीजें आएगी। मेनली कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक होके और फिर ये एनर्जी बनाती है, एटीपी बनाती है। ऑलराइट, लेकिन ये जो स्टेप्स होते हैं, जो एटीपी कैसे बन रहा है, कितने स्टेप में बनता है, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, ये सब बेटे हम कहाँ पे पढ़ते हैं, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बेसिक चीज को डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेशन है क्या। रिस्पायरेशन दोनों तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है। जब भी हम डायरेक्ट रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के जनरल सरफेस से ऑक्सीजन का एक्सचेंज डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, अगर मैं फाइलम्स की बात करूंगा कि डिफरेंट फाइलम्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे होता है, तो इसकी बात अगर हम करें तो डायरेक्ट रिस्पायरेशन हमें पॉलीफेरा से लेके एस्के हेलमिंथीज के मेंबर में देखने को मिलता है। मैं इसको रिपीट करता हूं, ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर से इसको हम बता रहे हैं आपको कि जो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है वो कहाँ से होता है, पॉलीफेरा, सीलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, इनके जो मेंबर्स है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। ऑलराइट, इसके अलावा अगर देखोगे तो आप अर्थवर्म के अंदर जो भी है वो जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि अपने आप को वो मॉइस्ट कंडीशन में
ऑप्टिमाइज करने के लिए जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करता है। जो दूसरा रिस्पायरेशन होता है वो इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन होता है। इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैस है, मेनली जो ऑक्सीजन है, उसका एक्सचेंज सेलुलर लेवल पे डायरेक्ट नहीं हो रहा है। डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है ये हमारे सेल को डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन होता है। और इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन में ब्लड जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, उनमें जो उनका सर्कुलेटरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, जो हीमोग्लोबिन्स होती है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है और न्यूट्रिशन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन में क्या होता है कि उसमें दो स्टेप्स आते हैं, ठीक है। एक इंटरनल रिस्पायरेशन और एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इन दोनों रिस्पायरेशन को मैं अभी डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट लेवल पे समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिस्पायरेशन को यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको देखो। डायरेक्ट रिस्पायरेशन क्या होता है? ऐसे जगह जो डायरेक्टली बॉडी सरफेस इसमें इन्वॉल्व हो और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज हमारे पास स्पेसिफिक जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन होने चाहिए। और जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि ब्लड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिनमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। ऑलराइट बेटे, फिर मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी है आपको बताने के लिए कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और वो किसके थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। ये जो नीचे चीजें मैंने मेंशन की है ये ऑलरेडी हमने एनिमल किंगडम में पढ़ रखा है, तो इस बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। पॉलीफेरस या इसके हेलमिंथीज के जो मेंबर होते हैं बेटे वो किसके थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें रिस्पायरेशन होता है। फिर अगर मैं मैमल्स को देखूं, बर्ड्स को देखूं और रेप्टाइल्स को देखूं, तो इन तीनों में जो रिस्पायरेशन होता है वो किसके थ्रू होगा, जो स्पेशलाइज ऑर्गन यहाँ पे है ये क्या है, ये लंग्स के थ्रू यहाँ पे रिस्पायरेशन होता है। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो एम्फीबिया के क्लास टेट्रापोडा से बिलोंग करता है फ्रॉग। और फ्रॉग में रिस्पायरेशन के लिए 3 तरीके होते हैं, मतलब फ्रॉग रिस्पायरेशन 3 अलग अलग मेथड से करता है डिपेंडिंग अपॉन वो किस कंडीशन में अभी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम ड्यूरेशन में है तो वहां पे जो वो रिस्पायरेशन करेगा, तो वो रिस्पायरेशन जो बेटे करेगा वहां पे वो किस तरीके से रिस्पायरेशन करेगा, स्किन के थ्रू। और स्किन के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। ऑलराइट, ओके, ये क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का जो परसेंटेज है फ्रॉग के अंदर टोटल रिस्पायरेशन के कंपेयर में वो 35% होता है बेटे, ठीक है। जो दूसरा मोड ऑफ रिस्पायरेशन है वो पल्मोनरी रिस्पायरेशन है, और पल्मोनरी रिस्पायरेशन इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है 56%। ऑलराइट, तो 56% हमारे पास पल्मोनरी रिस्पायरेशन फ्रॉग में देखने को मिलता है। और फिर मैंने अभी आपको बताया स्किन के थ्रू कितना हो गया, 35%। जो रिमेनिंग 9% ऑफ रिस्पायरेशन होता है वो बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। ये मैंने मेंशन किया है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू क्या होता है, इनमें रिस्पायरेशन होता है। लेकिन जो टेडपोल होता है, टेडपोल में रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स होता है। ऑलराइट, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स है जैसे फिश है, टेडपोल है, मोलस्का में टेनिडिया है, ये किसके थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं बेटे, गिल्स के थ्रू। इसके अलावा ऑर्थोपोड्स के कुछ और मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉकरोच के अंदर जो है रिस्पायरेशन वो स्पाइरकल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, मैं रिपीट करता हूं, जो कॉकरोच के अंदर रिस्पायरेशन होता है वो स्पाइरकल के थ्रू होता है, और इसको हम ट्रैकेल रिस्पायरेशन बोलते हैं। स्पाइरकल्स कॉकरोच के अंदर 10 पेयर्स में होता है, जिसमें 2 पेयर्स जो होते हैं ये कहां पे होता है, ये थोरेसिक सेगमेंट नंबर 2 और 3 में होता है, जबकि 8 स्पाइरकल्स किस में होते हैं बेटे, एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट और फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में स्पाइरकल्स एब्सेंट होता है, इसके अलावा ये अरेंज होता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे स्कॉर्पियन और स्पाइडर के बारे में मैंने लिखा है, तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर जो है ये रिस्पायरेशन के लिए स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, जो ऑर्गन जिसके थ्रू ये दोनों रिस्पायरेशन करते हैं वो क्या होता है,
बुक लंग्स होता है बेटे। क्या होता है? बुक लंग्स। इसके अलावा जो किंग क्रैब होता है, लिम्यूलस, किंग क्रैब लिम्यूलस, इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बुक गिल्स हो गया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था रेस्पिरेशन का कि लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स में, पॉलीफेरा से लेके अगर मैं मैमल्स तक की बात करूं तो किसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है और जिसके थ्रू हो रहा है उसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का क्या नाम है, ये आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में इतना मेंशन किया हुआ है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, जब भी कोई भी एनिमल जब इनहेल और एक्सेल करता है, मतलब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करता है, तो ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में और लंग्स से एटमॉस्फेयर में, इसको मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन टॉपिक पे क्या किया है समझाने की आपको सिंपल डायग्रामेटिक व्यू में कोशिश की है। ठीक है, इसको देखो। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है बेटे, तो ये एटमॉस्फेयर में हमारे पास अलग अलग गैस है। सबसे पहली बात कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस का परसेंटेज किस में होता है, तो सबसे ज्यादा जो है N2 होता है, 72% अप्रॉक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हमारे पास सारे गैसेस है, N2 भी है, O2 भी है और CO2 भी है। मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल करते हैं। ऑलराइट, ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हमने इनहेल किया है, इसमें जो यहाँ पे क्या होगा, इनहेल हमने किया, तो बेटे जब हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर से गैसेस को इनहेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन बोलते हैं। अब जब हमने इसको इनहेल किया तो कैसे इनहेल किया, क्या पैसेज होता है, इसके बारे में आप समझो। सबसे जो है आउटर, ये क्या है, इसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, मिड पार्ट ऑफ नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और ये रूट ऑफ नॉस्ट्रिल होता है, या इंटरनल पार्ट ऑफ नॉस्ट्रिल आप बोल सकते हो। ठीक है, जो इंटरनल पार्ट ऑफ नॉस्ट्रिल होता है वहां पे क्या होता है, टर्बिनेट्स होते हैं, जो 3 पेयर ऑफ टर्बिनेट्स होते हैं। ये बोनी जो है, ये कॉइल स्ट्रक्चर होता है जहां पे एयर के टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल के में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक समझो कि जैसे हमने इनहेल किया तो पैसेजेस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, मिडल नॉस्ट्रिल है, इंटरनल नॉस्ट्रिल। तो जब ब्रीद इन करते हैं, जब हमने ब्रीद इन किया तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ये गैसेस कैसे जा रहा है, नोज से कहां पे जाएगा, कॉमन सरफेस एरिया फेरिंग्स पे चली जाएगी, और फेरिंग्स के बाद क्या आता है बेटे, लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद आखिरी जो यूनिट होता है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई के पास चला जाता है। ठीक है, अब जैसे गैस एल्वियोलाई के पास आया, आप देखो यहां से हमने इनहेल किया तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है हमारे इधर नोज से, फेरिंग्स से, फिर यहाँ पे कॉमन सरफेस एरिया फेरिंग्स के पास आया, फिर लेरिंग्स है, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, और हमारे पास यहाँ पे लंग्स में एल्वियोलाई के पास आ गया। जैसे ही एल्वियोलाई के पास यहाँ पे गैसेस आएंगे, तो अभी तो मिक्सचर ऑफ गैसेस आया है, लेकिन बेटे जैसे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस आएगा तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन इसके अंदर होगा। ये जो 21% ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये यहाँ पे जो ब्लड वेसल है इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई पे ज्यादा होता है। और बच्चे जब एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैस का सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजन यहां से कहां पे जाएगा, ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में जो है ये जब ऑक्सीजन जाएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आरबीसी है। ठीक है, ये जो आरबीसी होता है, जो हेमोग्लोबिन है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के बाइंड करने के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ऑक्सीजन यहां से हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में गया, अब ये जो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन गया तो वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये इधर से इधर जा कैसे रहा है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे जाता है। एक्चुअली जब यहाँ पे गैस का डिफ्यूजन एल्वियोलाई से इस ब्लड वेसल के अंदर होता है तो यहाँ पे 3 अलग अलग मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे पास ये एल्वियोलाई, ठीक है,
इसके बाद यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास एंडोथीलियन का मेम्ब्रेन है। ये ब्लड वेसल का एंडोथीलियन मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो एल्वियोलाई का सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये तीनों के तीनों लेयर को जो क्या करता है, ये गैस क्रॉस करता है। किसके थ्रू क्रॉस करता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ये क्या करेगा? क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो तीनों लेयर्स है, इन तीनों लेयर्स की अगर मैं एग्रीगेट थिकनेस देखूं तो लेस देन 1 mm होता है। अब ये यहां से जब ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन बेटे यहाँ पे क्या होगा? ये ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड के साथ यहाँ पे क्या हो गया? ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो गया। अब ये यहां से पूरे बॉडी में जाएगा। एक्चुअली ये यहां से बॉडी में जाता कैसे है? ये लंग से क्या होगा? लंग से ये हार्ट की तरफ जाएगा। हार्ट में अंदर क्या होगा? हार्ट में जाके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, और आखिरी में लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाने के बाद जब ये ब्लड पूरी बॉडी में स्क्वीज होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक टिश्यू के पास पहुंचेगा। आपको पता है यहाँ पे टिश्यू है, तो हर एक टिश्यू के पास जो ब्लड सप्लाई करने के लिए उसके वहां पे ब्लड वेसल्स होंगे। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ पे जाएगा? ये टिश्यू के पास जो ब्लड वेसल्स है वहां पे गए। ठीक है बेटे, अब ये जो ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से सेल में चला जाएगा। ठीक है, और सेल में गया कैसे प्रोसेस से? तो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये यहाँ पे चला जाता है। ये यहां से ऑक्सीजन किधर गया? टिश्यू लेवल पे गया। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजन यहां से टिश्यू लेवल पे जाएगा तो आप एक चीज नोटिस करो कि जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे गया तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे है? टिश्यू में गया। और बेटे जब ये ऑक्सीजन टिश्यू में जाता है तो टिश्यू में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज का जो है वो ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा। और जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो ये क्या बनाएगा? ये CO2 रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी बनाएगी। क्या बनाएगी? एनर्जी। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, देखो। तो यहाँ पे जो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी तक जो बताया है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखो क्या क्या हो रहा है। पहला स्टेप, एटमॉस्फेरिक एयर आपने ब्रीद इन किया, तो जब आप ब्रीद इन करोगे तो क्या होगा? ब्रीद इन करने के बाद ये एल्वियोलाई पे आया। तो ब्रीद इन करने के बाद जब ये एल्वियोलाई पे आया तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। ये ऑक्सीजन जो है ये क्या होगा? ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनके ये हर एक टिश्यू के पास चली जाएगी। लेकिन ऑन द सेम टाइम जब ये ऑक्सीजन यहां से टिश्यू में गई तो टिश्यू के अंदर जब ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टिश्यू में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू लेवल पे ज्यादा हो गया तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा। तो जब ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बेटे यहाँ पे ज्यादा हुआ है, अब ये CO2 क्या होगा? ये CO2 यहां से टिश्यू से ये फिर कहाँ आ जाएगा? इन ब्लड वेसल्स में आएगा। और क्योंकि ये हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन लेके आया था, तो अभी ऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजन इसने टिश्यू में रिलीज कर दिया। अब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ गया? ब्लड वेसल में। यही हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेके आई थी अब ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगी तो फिर ये ब्लड कहाँ आएगा? अब ये फिर ब्लड यहाँ पे इधर आ जाएगी। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स जो कि एल्वियोलाई के पास है। तो यहां से जो CO2 लेके ब्लड आ रही है, कौन सा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात आपको समझ में आ रही? अच्छा, तो बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई। तो अब आप देखो इधर से CO2 एल्वियोलाई में जा रहा है और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां पे जा रहा है? ब्लड वेसल के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ये आप एक और चीज यहाँ पे समझो, तो ये जो स्टेप मैं बता रहा हूं, तो अब ये CO2 जैसे ही एल्वियोलाई पे गया, अब जब हम इनहेल कर रहे थे तो मिक्सचर ऑफ गैसेज आ रहा था। अब जब हम एक्सहेल करेंगे, तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? जब हम इनहेल करते हैं
तो ये क्या हो रहा है, इनहेल के टाइम मिक्सचर ऑफ गैसेस जा रहा है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो हमारे सेल के पास ये जो सेल से CO2 आया है, तो ये सेलुलर CO2 जो आया है ये डीऑक्सीजनेटेड, अब ये CO2 क्या होगा, अब ये CO2 हम एक्सहेल के थ्रू क्या करेंगे, एक्सहेल के थ्रू क्या कर रहे हैं हम इसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जो ये एटमॉस्फेयर में यहाँ पे जो हम रिलीज कर रहे हैं, तो आप देखो इनहेल किया इंस्पिरेशन, एक्सहेल किया एक्सपिरेशन, ये जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन का फर्स्ट जो है टॉपिक है और ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, इनहेल और एक्सहेल करना, ये क्या है, इसको ब्रीदिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं और ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, जब आपने इनहेल कर लिया और एल्वियोलाई के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको आप ध्यान रखना, जब हमने इनहेल एक्सहेल किया इसको ब्रीदिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। जब ये गैसेस एल्वियोलाई के पास जाएगी और एल्वियोलाई और वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वहां पे जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो सेकंड स्टेप होता है और इस सेकंड स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपसे दो टाइप की चीजें आप याद रखना, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो कहां पे चलता है, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के पास, जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्लड वेसल और टिश्यू लेवल पे होता है। तो अभी हमने फर्स्ट क्या देखा, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद क्या हो रहा है, जब आप देखोगे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे हो गए हैं, तो अब ये ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यू लेवल पे, और जब ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट टिश्यू लेवल पे होगा बेटे, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, सेकंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और थर्ड जो है ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया। अब जब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, O2 गया और CO2 फिर ब्लड वेसल में आ रहा है। ये जो टिश्यू और ब्लड वेसल के लेवल पे हो रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तो हो रहा है, लेकिन इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेज हमारा क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि इसके अंदर, सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलता है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ स्टेप बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस थर्ड स्टेप, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये फोर्थ स्टेप है। तो ये जो स्टेप है हमारे पास, ये क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फिजिको प्रोसेस है। जबकि जो फिफ्थ स्टेप होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसकी डिटेलिंग जब मैं आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, हम क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं, उन सिस्टम में मैं इस केमिकल प्रोसेस को डिटेल में बताऊंगा। अभी इस कॉन्सेप्ट में आप ये याद रखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, दीज आर व्हाट, दीज आर फिजिको प्रोसेस। एंड स्टेप नंबर 5 क्या होता है, ये होता है हमारे पास केमिकल प्रोसेस। अब इसमें अगर आप यहां से देखोगे तो ये जो प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, ये वेरियस स्टेप, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज होती है। और इस केमिकल प्रोसेस को अगर मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं, तो ब्रीफ में अगर मैं बताऊंगा तो ये केमिकल प्रोसेस जो है ये दो तरीके का होता है। अगर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आप इसको ध्यान दो, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटे, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेगा। लेकिन अगर यही ग्लूकोज कहां पे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर यही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो ये क्या बना देगा, ये दो चीजें बनाएगी।
अगर मसल्स के अंदर है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। लेकिन अगर इन्हीं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ईस्ट की प्रेजेंस में होता है आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, तो वहां पे ये 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बना देगा। क्या बना देगा? 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है बेटे, तो ये केमिकल प्रोसेस का मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया है कि यहाँ पे क्या होगा। जो हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, उन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं और ग्लिसरॉल भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम पढ़ते हैं वो क्या है? ग्लूकोज को पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो परमेबिलिटी की बातें अगर हम गैस में करें तो गैसेस में की परमेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। जैसे अल्वियोलाई से अगर मैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर की बात करूं तो गैसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन N2 जो है बेटे वो क्या है? वो इनसॉल्युबल नेचर का है, तो वो सॉल्युबलाइज नहीं है, इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। ऑलराइट, तो मैंने आपको अभी ब्रीफ में कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पायरेशन समझाया। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार ये आपको समझा देता हूं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं 1 मिनट में आपको ये समझाता हूं। ऑलराइट, इसको बेटे आप नोट डाउन कर लो। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसको आप कॉपी में ऐसे बना लो। मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पायरेशन की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास क्या है? डिफरेंट गैसेस होते हैं, और जो ये डिफरेंट गैसेस है ये क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और N2 हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है ये सॉल्युबल होता है, और N2 जो होता है वो इनसॉल्युबल नेचर का होता है। जब हमने ब्रीद इन किया तो मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे पास गया। ये गैसेस जो है रेस्पिरेटरी पासेस के थ्रू हमारे पास डायरेक्टली अल्वियोलाई पे पहुंच जाएगा। अल्वियोलाई के पास जो वहां पे ब्लड वेसल्स है उसके वहां पे सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होगा बेटे? वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो जो फर्स्ट प्रोसेस हमने इनहेल किया इसको वेंटिलेशन और ब्रीदिंग बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में अल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो हमारा सेकेंड स्टेज होता है, सेकेंड स्टेप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यू लेवल पे जाएंगे। टिश्यू लेवल पे ये ऑक्सीजन जो है ये टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आ जाएगा? ब्लड वेसल में। इस जगह पे जो रिस्पायरेशन हो रहा है ये इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं इसको। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को लेके जो टिश्यू में जाएगा ये थर्ड स्टेप है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जब ये ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर गया तो वहां पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ये ब्रेकडाउन करेगा और एटीपी को फॉर्म करेगा। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास पूरे के पूरे क्या है? 5 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 वेंटिलेशन एंड ब्रीदिंग, सेकेंड स्टेप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फोर्थ स्टेप इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द फिफ्थ स्टेप इज व्हाट? ये हमारे पास जो है ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे सेल के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका एरोबिक कंडीशन में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, और नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है बेटे? 38 एटीपी होता है। हाउ मेनी एटीपी? 38 एटीपी। एक्चुअली बहुत सारी बुक्स के अंदर 36 और 38 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो जो 36 एटीपी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम HMP पाथवे होता है, सटल पाथवे पढ़ते हैं। वो मैं आपको डिटेल में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो है साइकिल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो हमने बेसिक चीजें रेस्पिरेशन की डील की है कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इन सब चीजों को आप एक बार रिवाइज करो। बहुत सिंपल सी टॉपिक है ये। इसके अगले लेक्चर्स में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटे। होपफुली ये चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।